बार में। तो 10th क्लास के बच्चे, आज 10th क्लास है, ठीक है, तो जल्दी से जुड़ जाएं सभी बच्चे। और जो बच्चे जुड़ चुके हैं उनको भी मैं देख लेता हूँ, एक बार कमेंट में मैं चेक कर लेता हूँ बच्चे कौन कौन से जुड़ चुके हैं। तो यहाँ पर काफ़ी बच्चे हैं, मेरे ख्याल से, एक मिनट, मैं कमेंट देख पा रहा हूँ अब। अथर्व त्रिपाठी, इसके अलावा लेकिन ये किसी और से बात कर रहे हैं। और हंटर को भी फ्रेंड चाहिए। शिवम यादव ब्लॉक कर दूंगा, शिवम यादव ब्लॉक करने के लिए आए हैं, ठीक है। अभी तक मुझे तो कोई बच्चा ऐसा नहीं दिखा जो मेरे लिए आया हो, मतलब क्लास 10th में पढ़ने के लिए आया हो। तो जल्दी से बच्चों, पढ़ने वाले बच्चे यहाँ पर जल्दी से जुड़ जाइए। और जो बच्चे बातें कर रहे हो प्लीज़ थोड़ी देर के लिए किनारे हो जाइए, ताकि मैं उन बच्चों का कमेंट यहाँ पर देख सकूँ, ठीक है। तो सभी बच्चे तैयार हैं? राम राम पीयूष वर्मा, कैसे हो? शिवम यादव नमस्कार। और इसके अलावा कौन कौन से बच्चे? अथर्व त्रिपाठी हेलो, कैसे हो? चलिए, तो बच्चे जुड़ने शुरू हो गए हैं और एक एक करके सभी बच्चे जुड़ रहे हैं। और बच्चों को भी जोड़िए जो बच्चे आपके साथ 10th क्लास में हैं और क्लासेस रेगुलर ले रहे हैं, उन्हें बताइए। आज क्लास थोड़ी सी लेट हो गई, मनोज कुमार चौरसिया भी आ गए हैं, ठीक है। आज क्लास थोड़ी सी लेट हो गई। गुड आफ्टरनून भाई, गुड आफ्टरनून। 12th के हो, ठीक है। मनोज कुमार चौरसिया, गुड इवनिंग। चलिए, तो सभी का स्वागत करता हूं मैं यहाँ पर, भरपूर स्वागत करता हूं आप सभी का तहे दिल से। नमस्ते 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 पीयूष। चलिए, तो शुरू करें आज की क्लास। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं, तीसरा चैप्टर आपका शुरू हो चुका है। थर्ड चैप्टर में आपका स्टार्ट कर चुका हूं। और थर्ड चैप्टर में मैंने लास्ट क्लास में इंट्रोडक्शन दिया था कि आपका जो रैखिक समीकरण युग्म है वो कैसा होता है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म कैसे होते हैं, किस रूप के होते हैं, ABC के लिए कंडीशन क्या है वहां पर, इन सभी की चर्चा मैंने लास्ट क्लास में की थी। तो आज की क्लास में मैं क्या करने वाला हूं? आज की क्लास में आपका जो सबसे पहली विधि है दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने की, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की जो सबसे पहली विधि है, जिसे कहते हैं हम ज्यामितीय विधि, या हम कह सकते हैं ग्राफीय विधि। तो उस विधि का हम क्या करेंगे? आज प्रयोग करके समीकरणों को हल करेंगे, समीकरणों के बारे में जानेंगे कि वो संगत है या असंगत, जो भी आपका युग्म दिया है वो संगत है या असंगत, ये भी जानेंगे। उनके हलों के बारे में भी जानेंगे कि हल कैसे कैसे होते हैं, एक हल, अनेक हल और अद्वितीय हल, इन सब के बारे में भी हम जानेंगे, ठीक है। थोड़ा सा लेट हो गया शिवम यादव, आज मैं थोड़ा सा लेट हो गया। चलिए, करीब किसी काम की वजह से मैं रास्ते में ही लेट हो गया पहुंचने में, तो आज क्लास थोड़ी सी लेट शुरू हुई, ठीक है। तो सभी तैयार है ना? धन्यवाद। वैसे चलिए, और जितने बच्चे जुड़े हुए हैं वो लाइक जरूर कर दे। अगर आपको देखो वीडियो पसंद आती तो लाइक जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। हाँ, ग्राफी विधि, तो ग्राफी विधि करने वाले, तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं ग्राफी विधि। ग्राफी विधि पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म होते हैं। कई बार क्या होता है, उनका हल होता है, कई बार नहीं होता है, ठीक है। कई बार हल उनका होता है, कई बार उनका हल नहीं होता। मैं उन कंडीशंस की बात करूंगा कि ये कैसे हो सकता है, मतलब इस स्थिति का क्या मतलब है कि हल ना हो, और इस स्थिति का क्या मतलब है कि हल बहुत सारे हो। वो सारी चीज मैं समझाऊंगा, प्रैक्टिकली समझेंगे यहाँ पर, ठीक है। प्रैक्टिकली हम इस बात को समझेंगे। और एक बात सबसे पहले मैं बता दूं समीकरणों के संगत या असंगत होने की। अगर देखिए, दो समीकरण आपको दिए होंगे यहाँ पर, यानी कि एक युग्म दिया रहेगा रैखिक समीकरणों का। अगर उनका हल है तो वो संगत है, अब चाहे हल एक हो या अनेक हो। ध्यान रखिए मेरी बात का। अगर उनके हल हैं तो वो संगत हैं, अगर हल नहीं है तो वो असंगत है। यानी कि अगर सॉल्यूशन मिल जाता है उसका तो कंसिस्टेंट है, ठीक है ना। जो समीकरण युग्म है वो कंसिस्टेंट है अगर हल मिल जाता है, यानी कि संगत है। और अगर हल नहीं होता तो वो क्या है? असंगत, यानी कि इनकंसिस्टेंट है, ठीक है। ये छोटी सी बात सबसे पहले। तो संगत असंगत के लिए हमें जानना जरूरी है कि उसका हल होगा या नहीं होगा। अगर हल होगा तो वहां पर आपके सामने दो स्थितियां आती हैं। पहली ये कि एक हल होगा, दूसरा ये कि अनेक हल होगा। तो इस चीज को हम उदाहरण के साथ समझते हैं। चलिए, हम यहाँ पर उदाहरण ले लेते हैं। काफी बच्चे आ चुके हैं, प्रियांशु यादव भी आ गए हैं, और इसके अलावा कौन कौन है यहाँ पर नए स्टूडेंट? नमस्कार प्रियांशु यादव, कैसे हो? ठीक हो आप? अंशुल शक भी आ गए। गुड आफ्टरनून अंशुल, कैसे हो? चलो, यहां पर हम देखते हैं एक उदाहरण। एक क्वेश्चन है यहाँ पर, आफताब, ये थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है यहाँ पर, ठीक है। ये आप अलग से भी लिख गए यहाँ पर। आफताब अपनी पुत्री से कहता है, ये बिंदी भी यहाँ पर है, ठीक है। आफताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। ध्यान से सुनिए मेरी बात। आफताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था।
और 3 वर्ष पश्चात मैं तुमसे 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि हमें एक तो 7 वर्ष पूर्व की बात करनी है और एक हमें बात करनी है 3 वर्ष बाद की। यानी कि ये आपको दो कंडीशन दी हुई है, दो शर्तें यहां पर आपको दी हुई है, एक 7 वर्ष पूर्व की और एक 3 वर्ष बाद की। ठीक है, तो हम 7 वर्ष पूर्व की आयु को अगर XY मानते हैं तो उसके हिसाब से 3 वर्ष पश्चात की आयु मानने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें थोड़ा सा लफड़े में पढ़ना पड़ेगा कि 7 ये 3 ये जोड़ के, तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो इतना कॉम्प्लेक्स ना करके हम क्या करते हैं, हम सब कुछ वर्तमान में ले लेते हैं। हम वर्तमान की आयु को आराम से रिलेट कर सकते हैं पास्ट से भी और फ्यूचर से भी। तो वर्तमान की आयु को इनके हम क्या करेंगे, कुछ मान लेंगे। तो यहां पर मान लेते हैं, देखिए माना आफताब की वर्तमान आयु। देखिए सिर्फ यहां पर मैं हल करना ही नहीं, यहां तक कि कंसिस्टेंसी यानी कि संगत या असंगत होना, ठीक है, रेखाओं का समांतर होना, रेखाओं का प्रतिच्छेदित करना, इसके अलावा उनका संगामी होना या संपाती होना कहते हैं, इन सब की बात भी मैं यहां पर करने वाला हूं। तो चैप्टर को जरा ध्यान से देखिएगा। ठीक है, यहां पर ये दोनों तीनों चीजें आपकी एक साथ खत्म होने वाली है आज। तो माना आफताब की वर्तमान आयु बराबर है x और पुत्री की वर्तमान आयु आपकी हो गई y। ठीक है, अब बात करते हैं दोनों शर्तों की। पहली शर्त थी 7 वर्ष पूर्व, तो सबसे पहले ऊपर बड़ा बड़ा सा लिख लो 7 अक्षरों में, 7 वर्ष पूर्व। ठीक है, 7 वर्ष पूर्व क्या होगा, फिर से आप लिखो यहां पर आफताब की आयु। सात वर्ष पूर्व आफताब की आयु कितनी होगी, अभी अब उसकी x है तो 7 वर्ष पूर्व क्या होगी, 7 साल कम। 7 साल पहले सबकी उम्र, चाहे आपकी हो मेरी हो किसी की भी हो, 7 साल कम रही होगी। तो 7 वर्ष पूर्व इसकी आयु हो जाएगी x - 7। ठीक है, 7 वर्ष पूर्व कितनी हो जाएगी, x - 7। धीरज पाल भी आ गए और इसके अलावा कौन कौन आ गया, ज्योति आ गई। नमस्ते ज्योति, आप सभी का भी स्वागत है यहाँ पर। ठीक है भाई, x+7 नहीं, अंशुल शक के x+7 नहीं, x - 7। 7 वर्ष पूर्व की बात हो रही है, ध्यान से देखो। 7 साल पहले आपकी उम्र 7 साल कम थी, ज्यादा नहीं थी। अंशुल थोड़ा सा ध्यान दिया करो यहाँ पर। ठीक है, हाँ बिल्कुल, प्रियांशु यादव का आंसर बिल्कुल सही है। और पुत्री की भी यही रही होगी कंडीशन। अभी उनकी कितनी भी एज हो, लेकिन 7 साल पहले 7 साल कम रही होगी। अभी उसकी है y, तो 7 साल कम कर दो इसमें, ये है 7 साल पहले की। ठीक है, अब कंडीशन क्या दी उस पे आते हैं। 7 वर्ष पूर्व एक कंडीशन भी दी थी, ये तो हमने अभी उम्र निकाली है 7 साल पहले की, लेकिन 7 साल पहले जो उम्र थी उसमें एक कंडीशन दी हुई थी कि मैं तुमसे, मैं मतलब आफताब, ठीक है, मैं मतलब यहां पर आफताब, क्योंकि बात आफताब कह रहा है, तो मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। ठीक है, कौन 7 गुनी, ध्यान से देखना यहां पर मेरी बात। आफताब कहता है कि मैं 7 गुनी आयु का था, यानी कि आफताब 7 गुनी आयु का था। आफताब 7 गुनी आयु का था। तो कई बार आप क्या करते हैं, जो आफताब की आयु इसको 7 से गुणा कर देते हैं। ये बिल्कुल गलत होगा, ये बिल्कुल गलत होगा। वो पहले से ही 7 गुनी आयु का है, उसकी आयु लिखी हुई है पहले से, उसकी आयु हमें निकालनी नहीं है। ठीक है ना, देखिए मानता हूं अगर पुत्री की आयु 7 वर्ष पूर्व x होती तो 7 गुना वो हो जाता 7x, 7 से गुणा करते, क्योंकि पुत्री की x है तो उसकी x की 7 गुणा, यानी कि इसकी 7 गुणा यानी कि 7x होगा। लेकिन ये जो आयु दी हुई है आफताब की खुद की आयु दी हुई है, ये पहले से ही 7 गुना है, तो इसमें और 7 गुना मत कर देना। बात समझ रहे हो मेरी। अक्सर बच्चे क्या करते हैं कि आफताब की आयु 7 गुना, इसी को 7 से गुणा कर देते हैं। भाई ये पहले से 7 गुना है, यानी कि अगर मैं इसको बराबर लिखूं, ध्यान से देखना और ध्यान से समझना इसे, अगर मैं इसे बराबर लिखूं x - 7 बराबर y - 7, तो ये बिल्कुल गलत होगा, बराबर नहीं होगा। लेकिन हमें तो बराबर रखना है ना समीकरण ज्ञात करने के लिए, हमें तो बराबर रखना है। तो बराबर रखने के लिए क्या करें, हमें पता है कि आफताब की आयु 7 वर्ष इससे अधिक है, ये अधिक है, ये पहले से ज्यादा है, तो ये बड़ा होगा। हम क्या करेंगे, 7 इधर भी जोड़ देंगे और क्या हो जाएगा, ये बराबर 7 नहीं, मतलब ये बड़ा 7 गुनी आयु का है, तो हम इसको भी 7 से गुणा कर देंगे तो बराबर हो जाएगा। ध्यान से देखना, x - 7 यानी कि आफताब की आयु पुत्री की आयु से 7 गुनी है, यानी कि y - 7 से 7 गुनी है। तो y - 7 का अगर 7 गुना कर दोगे तो ये दोनों बराबर हो जाएगा। बात समझ में आई।
जल्दी से बताइए। रामदयाल गिरी आ गए हैं, गुड इवनिंग आपको भी। इंद्रजीत मौर्य गुड इवनिंग, मौर्य गुड इवनिंग, चलिए स्वागत है आपका भी। और बंटी कुमार आंसर दे रहे हैं y-7, ठीक है। तो ध्यान से सुनना, आफताब की आयु 7 गुनी है, आफताब की आयु 7 गुनी है, तो पुत्री की आयु को 7 गुनी कर दूंगा तो बराबर होगी। और हमें ऐसे ही एक समीकरण चाहिए था बराबर करने के लिए, तो हमने यहां बराबर लिख दिया इसको 7 से गुणा करके। तो बिल्कुल ठीक है ना, आपको समझ में आ गया। चलिए फिर आगे चलते हैं। तो आगे चलते हैं, इसको गुणा करते हैं x-7, क्या आता है देखते हैं। ये आएगा आपका x-7, ठीक है, बराबर y को 7 से गुणा कर देंगे तो 7y और -49 गुणा करने के बाद, ठीक है। और ये आपका समीकरण कुछ ऐसा आएगा, x-7y बराबर -42, ठीक है। ये 7y इधर प्लस में था, इधर माइनस में आ गया, और ये -7 इधर जाके प्लस हो गया, ठीक है। तो 7y में से 49y गया तो माइनस का 42। ये बात आपके समझ में आ गई होगी। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम दूसरी शर्त की बात करेंगे। दूसरी शर्त क्या थी वो भी देख लो आप। दूसरी शर्त यहां पर 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद क्या होगा, मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु को रह जाऊंगा। तो पहले 3 वर्ष बाद की आयु तो निकालो इसके हिसाब से। तो यहां पर फिर से बड़े बड़े अक्षरों में लिख दो 3 वर्ष बाद। अब यहां पर आफताब की आयु क्या होगी, आफताब की आयु, आफताब की आयु x थी, तो 3 वर्ष बाद अभी की x है, 3 वर्ष बाद 3 साल बढ़ जाएगी। ऐसे ही पुत्री की आयु y थी तो 3 वर्ष बढ़ जाएगी। और 3 वर्ष बाद की कंडीशन क्या है, आफताब अब भी कह रहा है कि 3 वर्ष बाद भी मैं तुमसे कुछ गुनी आयु कहूंगा। वो कितनी गुनी, 3 गुनी। मैं तुमसे 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, जो x+3 है वो तो हम जानते हैं कभी भी y+3 के बराबर नहीं होगा। y+3 का ये 3 गुना है, तो y+3 को भी 3 गुना कर दोगे, यानी कि पुत्री की आयु को भी 3 गुना कर दोगे तो ये बराबर हो जाएगी ये। और बीच में हम फिर बराबर का चिन्ह लगा सकते हैं। और इसको हल करके आपको मिलेगा x+3 बराबर 3y+9, यानी कि x - 3y, ये 3 उधर जाके माइनस और यहां पर आ जाएगा 6। ये आ जाएगा आपका दूसरा समीकरण। इस तरह आपको 2 समीकरण यहां पर प्राप्त हो जाते हैं, ठीक है। यहां तक किसी को कोई डाउट, किसी को कोई दिक्कत हो तो मुझे जल्दी से बताइए। कोई भी स्टूडेंट अगर किसी भी तरह की परेशानी में है यहां तक समझने में, तो मुझे जल्दी से बताइए। टाइटन गेमर YT लेट हो गए, ठीक है कोई बात नहीं। हाँ बिल्कुल सही है समीकरण। मनोज कुमार चौरसिया ने एक समीकरण भी लिखा हुआ है, x - 3y - 6, वो 6 मैंने उधर लिखा हुआ है, बस इतना ही फर्क है। और x बराबर 42, 12 और y बराबर 12 उत्तर होगा, ठीक है। वो भी देख लेते हैं। ठीक है, बिल्कुल पीयूष वर्मा का आंसर बिल्कुल ठीक है। और ये प्रियांशु यादव, सर पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के बारे में बताइए। और बाकी बच्चे, अंशुल शक्य वंस अगेन, अंशुल देखो इधर, समझने वाली बात ये है क्वेश्चन क्या था, ठीक है। मेन चीज क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन यहां पर ये है 7 वर्ष पूर्व जो आयु थी आफताब की वो 7 गुनी थी, ठीक है। और 3 वर्ष पश्चात उसकी आयु 3 गुनी थी, किससे, उसकी पुत्री से। तो हमें दोनों की आयु चाहिए, 7 वर्ष पूर्व की और 7 वर्ष और 3 वर्ष बाद की। हमें दोनों की आयु 7 वर्ष पूर्व और 3 वर्ष बाद की चाहिए, और हम जानते दोनों आयु अलग अलग होगी। उसके साथ हम कंडीशन को मैच करेंगे। तो यहां पर कंडीशन क्या थी, देखो कंडीशन को लेने से पहले हमें दोनों की आयु कुछ ना कुछ माननी पड़ेगी। हमें ऐसी आयु माननी है कि जो दोनों से रिलेट हो जाए आसानी से, पास्ट से भी और फ्यूचर से भी। तो हम उसमें प्रेजेंट को ज्यादा बेटर समझते हैं। प्रेजेंट हमारे लिए सबसे अच्छा होता है जिसको हम पास्ट से और फ्यूचर से आराम से मैच कर सके। प्रेजेंट के रिस्पेक्ट में हम आराम से देख सकते हैं कि पास्ट में जाओगे, यानी कि पास्ट में अगर 3 माइनस किया तो 3 साल पीछे जाओगे, 4 माइनस किया तो 4 साल पीछे जाओगे,
प्रेजेंट से आसान होता है समझना। और फ्यूचर में भी यही, 4 प्लस करोगे तो 4 साल आगे जाओगे, 10 प्लस करोगे 10 आगे जाओगे, बड़ा आसान हो जाता है समझना, ठीक है। नहीं तो अगर आप पास्ट की आयु को मानते हो 7 वर्ष पूर्व, तो फिर 3 वर्ष बाद इसमें आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा। 7 वर्ष पूर्व, पहले प्रेजेंट में आने के लिए 7 साल, फिर 3 साल और आगे जाने के लिए 3 साल, 10 बढ़ाना पड़ेगा, और फिर उसके बाद एक्स वाई का आंसर भी आएगा तो पास्ट का आएगा, तो बहुत घुमा फिरा के करना पड़ जाएगा। तो सीधे सीधे हम प्रेजेंट की आयु को ही मान लेते हैं, क्योंकि इसमें निकालना भी प्रेजेंट का ही होता है। जनरली आपसे प्रेजेंट का ही पूछा जाता है, यानी कि वर्तमान आयु ही पूछी जाती है, ठीक है। तो भाई अंशुल, समझ में आ रही होगी मेरी बात। तो हम क्या करेंगे, वर्तमान की आयु को मानेंगे। आफ्ताब की वर्तमान आयु हमने x ले लिया और पुत्री की वर्तमान आयु y ले लिया। अब हमें x y का मान निकालना है, वही हमारा उत्तर होगा अगर क्वेश्चन में ये पूछा गया है तो। अब इसको निकालने के लिए हम कंडीशन देख लेते हैं। कंडीशन क्या दी हुई है, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, तो ये वर्तमान आयु 7 वर्ष पूरे पर जाओ तो सही, x में से कितने साल घटाओगे, x कोई भी आयु x में से कितने साल घटाओगे, 7 साल घटाओगे, तो 7 साल घटा दिया। पुत्री की आयु कितनी घटाओगे, भाई आयु सबकी बराबर ही घटती है पास्ट में जाने पे, तो इसकी भी 7 साल ही घटेगी। अब ये पास्ट की आयु आ गई हमारी, पास्ट की 7 साल पहले की, लेकिन 7 साल पहले की आयु में हमें जो दिया था वो एक कंडीशन दी हुई थी, वो ये थी, 7 साल पहले वाली की पढ़ो सिर्फ, बाद वाली नहीं। तुमसे 7 गुनी आयु का था, कौन था, तो ये आफ्ताब कह रहा है कि मैं था, यानी कि आफ्ताब था, तो आफ्ताब ये 7 गुनी आयु का था। तो ये आफ्ताब की आयु इसकी पुत्री के बराबर नहीं थी, लेकिन हमें बराबर रखना था, तो हमने पुत्री की आयु को भी 7 गुना कर दिया, बराबर हो गया, और हमने यहां रख दिया, और इसको हल करके हमें समीकरण ज्ञात हो गया, ठीक है। इसके बाद हमने क्या किया, 3 वर्ष, ये देखो ये समीकरण आपका, इसके बाद 3 वर्ष बाद की भी एक कंडीशन दी हुई थी, अब उसकी बात करेंगे, लेकिन 3 वर्ष बाद की कंडीशन की बात करने से पहले हम 3 साल बाद वाली एज तो निकाल लें, उनकी आयु तो निकाल लें। तो आयु हमने निकाली, 3 साल जोड़ दिया आफ्ताब में, और पुत्री में भी 3 साल जोड़ दिया, प्रेजेंट जो उनकी एज थी उसमें, तो प्रेजेंट एक्स वाई था, उसमें 3 साल जोड़ोगे, 3 साल बाद की आएगी अब से, बस वही आ गया यहाँ पर भी। तो यहाँ पर आफ्ताब की आयु फिर से देखो बराबर तो थी नहीं पुत्री के, ये 3 गुनी थी उससे, तो यानी कि ये और ये बराबर नहीं है, तो हमने इसको 3 गुना किया और बराबर हो गया, पुत्री की आयु को 3 गुना किया, अब दोनों को बराबर लिख सकते हैं, लिख दिया हमने, और इस तरह दूसरा समीकरण हमें ज्ञात हो गया, ठीक है। प्रियांशु यादव, इसके लिए अभी इंतजार करो, ठीक है। अभी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के बारे में मैंने कोई जानकारी नहीं ली, ठीक है, तो इसके बारे में अभी इंतजार करो, या तो आप वेबसाइट पे जाकर खुद भी चेक कर सकते हो, बहुत छोटी सी चीज़ है। अभी क्लास ये 10th चल रही है, अगर 10th क्लास में आप हैं तो 10th क्लास पे ध्यान दीजिए, अगर आप 10th पास आउट हैं तो आप वेबसाइट पे एक बार जाकर चेक करिए, फिर भी परेशानी तो बताइए, मैं एक बार चेक करके बता दूंगा। मैंने खुद अपडेट अभी कोई चेक नहीं किया पॉलिटेक्निक के बारे में, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब क्या करना है हमें, इन्हें हल करने के लिए यहाँ पर ग्राफीय विधि का प्रयोग करना। ग्राफीय विधि क्या कहती है देख लेते हैं, एक एक करके हमें ग्राफ बनाना होता है। हमारे पास 2 समीकरण है, एक ये और एक ये, और एक है x माइनस 7y बराबर -42। देखो एक है हमारे पास x माइनस 7y और इसके अलावा -42, और दूसरा है हमारा x माइनस 3y बराबर 6। ये 2 समीकरण हमें दिए हुए हैं, ठीक है। अब इन दोनों समीकरण में क्या करना है, ग्राफ बनाना। आपको पिछली क्लास में बताया था मैंने या नहीं बताया था, मेरे ख्याल से नहीं बताया था। चलो तो ग्राफ बनाना ही बता देता हूँ। जितने बच्चे हैं 10th में वो सभी ध्यान दें, 10th वाले सभी बच्चे ध्यान दें। ग्राफ बनाने के लिए क्या करना होता है, आपको कोई भी एक समीकरण इसमें से चूज करना होता है। एक समीकरण चूज कर लो कोई भी, मैं मान लो पहला कर लेता हूँ, जिसका ग्राफ बनाना हो। पहले दोनों का बनाएंगे ना बारी बारी, तो पहले ही करते हैं, क्या दिक्कत है। तो पहला समीकरण हमारा यहां लिखोगे समीकरण 1 से। तो पहला समीकरण हमारा है x माइनस 7y बराबर -42, और उसके बाद यहां पर क्या करेंगे, हमें क्या करना है, चाहे ये x बराबर लिखो चाहे y बराबर, कोई भी एक काम आप कर सकते हो। मैं एक काम करता हूं, मैं x बराबर लिखता हूं क्योंकि मुझे वो देखने में आसान लग रहा है। ये 7y उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस का 7y और ये -42 यहाँ पहले से ही है, कुछ ऐसा हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करना है मुझे, यहाँ पर मुझे सिर्फ y का मान रखना और x का मान आता जाएगा, क्योंकि ये x y के रूप में मिल चुका है। तो माना, देखिए माना y बराबर, y का मान आप यहाँ पर लेते जाएं, क्या लेंगे, मान लीजिए मैं लेता हूँ y बराबर 3 7 21, ठीक है, 4 5 7 6 ले लेता हूँ, 6 ज़्यादा सही है। मान लीजिए मैं इसे लेता हूँ 6, y बराबर 6, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करूँगा, x बराबर 7 गुणा 6
-42। तो आप देखोगे यहाँ पर क्या आ गया, 42 - 42 यानी कि 0। ठीक है, तो x का मान आ गया। फिर उसके बाद माना y बराबर 7। ठीक है, y बराबर 7 लोगे तो क्या होगा, x बराबर 7 × 7 और -42। ठीक है, तो आप देखोगे 49 - 42 यानी कि x बराबर आ जाएगा 6। तो यहाँ आ गया x बराबर 6। फिर माना y बराबर 8। तो क्या करोगे, फिर से आपका समीकरण था y, ये रहा आपका x बराबर, तो x बराबर आ जाएगा 7 × 8 -42। तो 56 - 42, 56 - 42 कितना होता है। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पर किसी को? तो यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। वीडियो नहीं चल रहा है? ओहो, वीडियो ही रुक गया। एक मिनट में देख लेता हूँ। मुझे लगता है आप ठीक है सब। जल्दी से मुझे बताइए, सब कुछ ठीक है सबकी तरफ? कोई दिक्कत तो नहीं आ रही किसी को? चलो, मुझे लगता है कुछ प्रॉब्लम आ गई थी जिसकी वजह से वीडियो रुक गई थी। अभी ठीक है? अभी ठीक है? बढ़िया। ठीक नहीं है ज्योति, क्या दिक्कत आ रही है? हाँ, ऐसा हो जाता, पता नहीं टेक्निकली क्या इश्यू हो जाता है ये, मैं तो आप समझ सकते हो, मेरे हाथ में तो नहीं है। सब कुछ ठीक है, कोशिश करता हूँ कभी ऐसी गड़बड़ ना हो, लेकिन चलिए, तो ठीक है, कोशिश करता हूँ कभी ऐसी गड़बड़ ना हो, लेकिन चलिए। तो कहाँ पर था, मुझे लगता है मैं पीछे वाले पेज से रुक गई थी वीडियो, यहाँ से। तो आपने देखा आपके पास यहाँ पर क्या बन गया, 2 समीकरण बन गए, एक तो ये, एक ये। मैंने दोनों समीकरण को क्या किया, देखिए एक साथ लिखा, ये रहा। ठीक है, यहाँ पर ठीक है, मुझे लगता है ठीक है। मैंने दोनों समीकरण को एक साथ लिखा यहाँ पर। उसके बाद समीकरण 1 को लिया मैंने, ये रहा समीकरण 1। ठीक है, यहाँ पर समीकरण 1 में मैंने x का मान y के रूप में निकाला। ऐसा मैंने इसलिए किया ताकि मैं y का मान रखता जाऊँ और x का मान आता है। तो y बराबर 6 लिया मैंने, तो देखो कैलकुलेट करके x का मान आ गया। इसमें रख के 7 को 6 से करोगे 42 और -42 0। इसके बाद y बराबर 7 दिया, तो 7 × 7 = 49, 49 में से 42 गया, बचा 6। उसके बाद y बराबर 8 रखा, तो 7 × 8 = 56, 56 - 42 आप देखोगे 14। ठीक है, वीडियो रुक गया फिर से? अभी तो चल रहा है। पीयूष वर्मा, आप एक बार रिफ्रेश करो, एक बार रिफ्रेश करो। अभी तो ठीक चल रहा है मेरे ख्याल से, अभी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अभी ठीक चल रही है वीडियो, मैं भी चेक कर रहा हूं, अभी ठीक चल रही है। पिछली बार रुकी थी, लेकिन अभी ठीक चल रही है। चलो ठीक है। उसके बाद देखो, इस तरह मुझे क्या मिला देखता हूं। इसके लिए मैं एक सारणी बनाऊंगा। सारणी में क्या होगा, मैं देखूंगा अलग अलग y का मान मैंने लिया था। y का मान मैंने लिया था 6, 7 और 8। y का मान लिया मैंने 6, 7 और 8। और x का मान क्या निकला, इस पे निकला 0, 7 पे निकला आपका, जब मैंने 7 लिया था तो निकला 6, और जब मैंने 8 लिया तो निकला 14। इस तरह y के अलग अलग मान पे x का अलग अलग मान गया, और मान मिल गया मुझे। और इस तरह मुझे 3 बिंदु मिल गए, जो मैं ग्राफ पे बनाकर आराम से इसको प्रदर्शित कर सकता हूँ। इसका ग्राफ बनाकर मैं आराम से इसे दिखा सकता हूँ। ठीक है, तो आप सभी ग्राफ बनाना जानते हैं, तो एक काम करते हैं, ग्राफ भी बना लेते हैं। अगला क्वेश्चन आ जाएगा वैसे, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर बना लेता हूँ उसे। ठीक है, इसका ग्राफ। अगर मैं ग्राफ की बात करूँ तो थोड़ा सा ऐसा बना लेता हूँ इसे, क्योंकि मेरे पास जो मान है सभी धनात्मक है, तो ग्राफ ऐसा बना लेता हूँ, आप समझ जाना बाकी। ठीक है, मुझे ज़्यादा स्पेस मिल जाएगा x और y की तरफ। ठीक है, आपको आपने जैसा मान निकाला है उसी हिसाब से आपको भी ग्राफ बनाना चाहिए। ठीक है, तो मुझे x का मान 14 तक चाहिए और y का मान 8 तक चाहिए। चलो, x का मान मुझे 14 तक चाहिए, तो एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर लिखता हूँ 10, मुझे लगता है 14 तक पहुँच ही जाएगा। यहाँ लिखता हूँ 5 और यहाँ लिखता हूँ 15। ठीक है, उसके बाद 1, 2, 3, 4, ये रहा आपका 14। ठीक है, और इसका मान मुझे चाहिए कहाँ तक,
8 तक। तो यहाँ बना लेता हूँ मैं, चलो 8 यहाँ ठीक है, 4 2 6 1 3 5 7, बढ़िया। उसके बाद 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये भी हो गया। ठीक है, इस तरह मेरा ग्राफ बन गया लगभग। अब मैं क्या करूंगा, इनके मान को दिखाऊंगा। x0 पे y 6 था, मैं क्या करूंगा यहाँ पर x0 पे y कितना था, 1 2 3 4 5 6 ये था, यानी कि एक तो ये आ गया। इसके अलावा आप देखो x6 पे y 7 था, तो x6 कहाँ पर है, 1 2 3 4 5 6 6, और इस पे ये 7, यानी कि अगर मैं सीधी रेखा खींचूं और यहाँ पर 7, ठीक है। दूसरा ये है। तीसरा देख लेते हैं, तीसरा क्या है, x14 पे y 8, x14 कहां पर है, 10 11 12 13 14 14, और y यहां पर 8, ठीक है। ये तो यहां से आप क्या करेंगे, एक लाइन खींच देंगे और वो एक सीधी रेखा बनेगी। ये इसका ग्राफ बन गया। कौन से समीकरण का ग्राफ है ये आपका x माइनस, ये आपका यहां लिख देता हूं मैं, यहां पर काफी जगह है, x माइनस 7 y बराबर -42, ठीक है। इसी का ग्राफ था, इसका ग्राफ बन गया। एक और ग्राफ आप बनाएंगे यहाँ पर, वो ग्राफ कौन सा होगा, दूसरे समीकरण का। दूसरा समीकरण क्या है, x माइनस 3y बराबर 6, इसका भी ग्राफ बनाएंगे इसी पे, ठीक है। और दोनों का ग्राफ ध्यान रखिएगा, दोनों का ग्राफ जब आप बना लेंगे तो दोनों का ग्राफ बनाने के बाद ये दोनों ग्राफ एक दूसरे को जहां काटेंगे वही इसका हल होगा। इसकी वजह क्या है, इसकी वजह ये है कि जितने भी बिंदु किसी रेखा पर आते हैं, मान लीजिए मैंने इसका ग्राफ बनाया, ठीक है, पहले समीकरण का, तो पहले समीकरण में जितने भी बिंदु इस रेखा पर आते हैं, वो कहीं भी आए, वो सब के सब इसके हल हैं, वो सब के सब इसके हल को दिखाते हैं। और ये ग्राफ बनाने का जो कॉन्सेप्ट है ना, कैसे बनता है, देखो हम जानते हैं कि एक रेखा बनेगी जब इसका ग्राफ बनाएंगे, क्योंकि ये रैखिक समीकरण है। तो हम क्या करेंगे, एक रेखा बनाने के लिए हमें कम से कम 2 पॉइंट चाहिए होता है। जब तक 2 पॉइंट नहीं मालूम आपको रेखा नहीं बना सकते। आपने पहले पढ़ा हुआ है 9th क्लास में कि आप एक बिंदु से अनंत रेखाएं खींच सकते हो, अनंत, जो कि अलग अलग होंगी। लेकिन आपको अगर 2 बिंदु दिए हो तो उससे क्या होगा, एक अद्वितीय रेखा खींचती है, यानी कि एक ही रेखा खींचेगी, दूसरी नहीं। इसलिए हमें 2 बिंदु चाहिए होते रेखा खींचने के लिए, तीसरी हम और बना लेते हैं ताकि कम से कम कंफर्म हो जाए कि हम सही बना रहे हैं। कई बार क्या होता है, एक आध गलत हो जाता है। अगर गलत होगा, मान लो ये पॉइंट यहाँ आना चाहिए, यहाँ आ रहा है आपका, तीसरा यहाँ आ रहा है, तो आप समझ जाएंगे आपने कुछ गलत किया, क्योंकि रेखा तो सीधी बननी चाहिए, ये ऐसे जा रहा है। तो 3 बिंदु हम इसलिए लेते हैं ताकि चेक भी हो जाए कि ये संरेखीय बन रहा है। तो हमेशा आप कोशिश कीजिए कम से कम 3 बिंदु यहां पर लीजिए, ठीक है। 3 बिंदु लेने पर आप बिल्कुल श्योर हो जाएंगे सब कुछ ठीक है, यहाँ कोई गलती नहीं। अगर गलती होगी तो आप ठीक कर लेंगे आराम से, ठीक है। तो ये बात तो हो गई क्लियर। और ये सभी के सभी इसके हल होते हैं, ध्यान रखना। जितने भी बिंदु इस रेखा पर आएंगे, चाहे वो मैं दशमलव में ही क्यों ना रखूं, ठीक है, आसान बनाने के लिए मैंने मान कुछ ऐसे रखे हैं, लेकिन मैं इसे दशमलव में ही क्यों ना रखूं, ठीक है, वो भी इस रेखा पर बिंदु आएगा। मान लीजिए मैं यहाँ दशमलव में x y का मान लेता, 6.1 लेता, तो भी हमें y का मान कुछ ऐसा मिल जाता जिसे हम ग्राफ पे रखते और उसी रेखा पर आती, उसी रेखा पर, दूसरी नहीं, उसी रेखा पर आती, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना, उस रेखा पर आने वाले अनंत बिंदु जो हैं, जितने भी बिंदु हैं, ठीक है, वो सभी के सभी क्या होंगे, इसके हल होंगे। यानी कि किसी एक रैखिक समीकरण के अनेक हल होते हैं, जो कि 9th क्लास में आपने पढ़ा था। कोई एक रैखिक समीकरण दिया है, उसके अनेक हल होंगे। प्रैक्टिकली अगर इसकी बात करें कैसे, तो मैं प्रैक्टिकली इसकी बात करके आपको बताता हूं कैसे अनेक हल होंगे। देखिए अनेक हल होने की वजह क्या होती है। मान लीजिए मैं आपसे कहता हूं कि आप एक पेन खरीदते हैं, एक पेन खरीदते हैं, ठीक है, और 2 पेंसिल खरीदते हैं। एक पेन खरीदते हैं और 2 पेंसिल खरीदते हैं, तो कितने की पड़ती है, वो पड़ती है 20 रुपए की। एक पेन, मान लीजिए पेन का प्राइस, ये कीमत है किसकी, पेन की, और 2 पेंसिल खरीदते हैं, तो एक पेंसिल की कीमत मान लीजिए y है, तो 2 पेंसिल की कीमत 2y हो जाएगी, ठीक है। ये पेंसिल है आपकी, और ये पड़ता आपका 20 रुपए का। तो इसके अनेक हल कैसे होंगे, मैं आपसे पूछूं बताओ पेन कितने की है, पेंसिल कितने की है। अगर मैं आपसे पूछूं बताओ पेन कितने की है, पेंसिल कितने की है, तो आप आराम से बता सकते हो कि भाई पेन यहाँ 10 रुपए की है और पेंसिल 5 रुपए की है, ठीक है। बात समझ गए, ये देख लो 20 हो जाएगा। लेकिन कोई और आता कहता नहीं आपने गलत कहा, आपने बिल्कुल गलत कहा। यहाँ पेन है 12 रुपए की और पेंसिल है 4 रुपए की, तो 20 तो उसका भी आ रहा है, यानी कि वो बंदा भी सही है, हो सकता है ऐसा हो, ठीक है, यानी कि ये भी इसका हल है।
भाई आपकी परेशानी, यहाँ पर पेन और पेंसिल की कीमत पूछी जा रही है, तो ये दोनों इसके हल है ना। या तो पेन की कीमत आप 10 बताओ और पेंसिल की 5, या तो पेन की 12 बताओ उसकी 4 बताओ, ये भी उसका हल है। भाई सेटिस्फाई कर रहा है ना। या तो आप क्या करो, इसका 14 बता दो, ठीक है, 14 बताने के बाद इसका 3 बता दो, ये भी इसका हल है। तो ये सबके सब इसके हल हैं। तो हम क्या करते हैं, इन्हीं बिंदुओं को लेकर हम एक ऐसी रेखा खींच देते हैं जिसपे इसके सारे हल दिखा सकें। हम एक रेखा खींच देते हैं जिसपे इसके सारे हल दिखा सके। पहला हल क्या था, ये 10 और 5, यानी कि ये 10 और ये 5, यानी कि करीब ये। दूसरा हल था ये 12, मान लो यहां पर 12 और ये 8, यानी कि करीब ये, ठीक है, 8, एक मिनट, 12 और 4, ठीक है ये। तो इस तरह कुछ रेखा बनी और ये सब इसके हल हैं। भाई ये भी हो सकता है कि आपको पेन जो है, यहाँ पेंसिल लिखा ना, हाँ पेंसिल जो है फ्री की मिली है और ये आपकी 20 रुपए की है भाई, यानी कि 0 और 20, ये भी इसका हल है। भाई गणित में ये भी इसका हल है, क्योंकि जरूरी नहीं हमेशा हर चीज की कीमत हो, ठीक है, जरूरी नहीं है हर चीज की कीमत हो। कई बार ये समीकरण हम कीमत के लिए नहीं, किसी और चीज के लिए यूज करते हैं, किसी और चीज काम के लिए प्रयोग करते हैं, तो वहां पर माइनस की वैल्यू भी होती है, तो ये माइनस के भी मान लिए जाएंगे, यानी कि ये रेखा अनंत तक जाएगी माइनस में भी। ये भी हो सकता है कि अगर आप पेंसिल खरीदते हो समझना मेरी बात, तो दुकानदार खुद आपको 5 रुपए देता है, तो 10 रुपए आपको मिल जाएंगे उल्टा, ठीक है, 5 रुपए आपको, यानी कि -5 कीमत हो जाएगी इसकी, -5, तो 10 आपको मिलेंगे। और उसके बाद ये 30 रुपए की पेंसिल हो, दुकानदार कहता है भाई पेंसिल आपको 30 रुपए की मिलेगी, लेकिन आप जितनी पेन आपको 30 रुपए की मिलेगी, लेकिन जितनी पेंसिल खरीदोगे 5 रुपए पर पेंसिल मैं आपको दूंगा, तो ये 10 रुपए आपको दे रहा है। तो यहाँ पर 30 रुपए का सामान आप ले रहे हो, और लेकिन 10 रुपए आपको वो दे रहा है, तो 20 रुपए का आपका पड़ा टोटल, ओवरऑल आप 20 रुपए पे करोगे उससे। तो ये भी इसका हल है, ठीक है भाई, गणित के रूप में ये भी इसका हल माना जाएगा, ठीक है। डिपेंड करता है क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन के हिसाब से आप कहोगे कि ये इसका हल होगा, ये नहीं होगा, ये माइनस में नहीं हो सकता, ये हो सकता है, लेकिन सिचुएशन तो कोई भी, तो मैंने पेन पेंसिल का एग्जांपल है, लेकिन हो तो कुछ भी सकता है। तो हल का मतलब आप समझ रहे होंगे ये इसका हल कैसे होगा। तो इस पे अनंत बिंदु दशमलव में भी हो सकता है, ये हो सकता है ये 10 रुपए 50 पैसे का हो, ये 10 रुपए 50 पैसे का हो, बचा 9 रुपए 50 पैसे, यानी कि आपका 4 रुपए 75 पैसे का क्या होगा, एक पेंसिल होगी। दशमलव में भी हो सकता है। तो इसके अनंत हल मिले या नहीं मिले, जल्दी से मुझे बताइए। सभी को समझ में आ गया कि अनंत हल कैसे होते हैं किसी एक समीकरण के? जब समीकरण सिर्फ एक दिया हो तो अनंत हल कैसे होते हैं, जल्दी से मुझे बताइए। आपको सभी को समझ में आ गया? जल्दी, ताकि मैं आगे बढ़ूं, जल्दी बताइए मुझे, आप सभी को समझ में आ गया? और आ गया हो, आपको पसंद आया तो लाइक जरूर कर देना, ठीक है। अगर आप पसंद करते हो तो बटन दबा के पसंद किया करो। चलिए, मुझे लगता है समझ में आ गया। गुड आफ्टरनून विजय, गुड आफ्टरनून, काफी मैसेज कर दिया आपने, ठीक है। तो अनंत हल कैसे होते हैं, प्रैक्टिकली चीजों को समझनी होती है। देखो मैं चाहता हूं आपको चीजें बिल्कुल प्रैक्टिकली समझ में आए, तो इस पे हम जितने भी 10 पॉइंट दिखाते हैं सब इसके हल होते हैं। अगर एक बात बताइए, इसका हल तो ये है, आप जानते हैं अनेक हल मिल गए इसके। अब मैं एक काम करता हूँ, इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ, क्योंकि इसके तो अनेक हल मिलेंगे। लेकिन मैं आपको एक और हिंट दे दूं, अगर एक और हिंट दे दूं, मैं आपसे कहूं कि एक बंदा और गया पेन और पेंसिल खरीदने के लिए, वो क्या करता है, वो क्या करता है, एक पेन खरीदता है, एक काम करता हूं, रुको, 2 पेन खरीदता है, 2 पेन, और वो क्या करता है, 3 पेंसिल खरीदता है। तो वो उसकी कितने की पड़ी? वो 2 पेन खरीदता है और 3 पेंसिल खरीदता है, ध्यान से सुनना, 2 पेन और 3 पेंसिल, तो उसका पड़ता है आपका, ये हो जाएगा 35 रुपए मान लो। अब आप पता है, अब आप श्योर हो सकते हो कैसे? आप जब इसका ग्राफ बनाओगे ऊपर वाले का, तो मान लो एग्जांपल कुछ ऐसा ग्राफ बना, ठीक है, और हम जानते हैं इस बिंदु पर जितने, मतलब इस रेखा पर जितने भी बिंदु आएंगे वो सब इसके हल होंगे। इसकी आपने रेखा बनाई, मान लीजिए इसकी रेखा ऐसी बनी, तो आप देखेंगे इस रेखा पर जितने बिंदु आएंगे वो इसके हल होंगे, यानी कि इसको सूट करेंगे। आप देखोगे एक ऐसा भी बिंदु होगा जो दोनों को सूट कर रहा है, ये बिंदु, ये दोनों पे आ रहा है, अनंत बिंदु होते हैं, आप जानते हैं दोनों पे, यानी कि यहाँ पर भी कोई ना कोई एक्स का मान होगा, कोई ना कोई वाई का मान होगा। तो ये ऐसा मान होगा जो दोनों को संतुष्ट करता है, यानी कि ये दोनों के लिए हल होगा, ये दोनों के लिए क्या होगा, हल होगा। और ये दोनों को हल कर रहा है, तो हम कहेंगे इस युग्म का हल जो है वो ये है, इस युग्म का हल ये है। इसका हल कहें तो ये सभी हैं, इसका हल कहें तो ये सभी हैं, लेकिन इस युग्म का कहें तो ये हल है, क्योंकि ये दोनों का हल है, ठीक है। तो इसी को हम इसका हल कहते हैं। ये कई बार अद्वितीय होता है, अद्वितीय कब होता है, जब एक हल हो। कई बार क्या होता है, ये रेखा एक दूसरे पे ही चढ़ जाती है, यानी कि एक रेखा ऐसी है, दूसरी भी इसी के ऊपर है, तो ये सारे बिंदु हल है, सीधी सी बात है, क्योंकि ये इसके सभी बिंदु इसको भी सेटिस्फाई कर रहे हैं, इसके भी, तो अनंत हल हो गए, ठीक है, अनंत। अब ये कब होता है अनंत, वो भी आप समझेंगे,
कब होता है अनंत वो भी मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो यहां पर आप क्या करेंगे, अब आप देखेंगे x का मान आएगा 10 और y का मान आएगा 5। आप ये चेक करिए दोनों में है, ठीक है, आप ये चेक करिए दोनों में है। और इसके जो बाकी हल थे वो आप ट्राई करिए, इसमें वो काम नहीं करेंगे अब, ठीक है। ये 10 तो 10 आप देखेंगे और ये 5 ये 20 हो गया, ठीक है। ये 10 आप देखेंगे ये 20 और ये 5 के हिसाब से, क्योंकि मैंने हिसाब से कैलकुलेट किया था, 5 से 15 तो 20 और 15 35 हो गया, देख लो, ठीक है। इसके अलावा इसका एक और हल था 12 और ये 4, तो 12 4 यहाँ काम नहीं करेगा, 12 दूनी 24, 4 3 12, 24 और 12 24 और 12 कितने हो गए 36, ये 35, काम नहीं कर रहा, ठीक है। चलिए मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। तो इस तरह आप क्या कर सकते हैं, समीकरणों के हल को समझ सकते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह आप क्या करेंगे, यहां पर भी क्या करेंगे, पिछले वाले में इसका ग्राफ बनाएंगे और ग्राफ पर देखेंगे कहां एक दूसरे को काट रहे हैं, ठीक है, कहां पर एक दूसरे को प्रतिच्छेदित कर रहे हैं। वो प्रतिच्छेदित जहां पर हो रहा है उसी बिंदु को हम क्या कहेंगे, इसका हल। तो इस तरह हम ग्राफीय विधि से हल निकालते हैं, ठीक है। तो इसका दूसरी रेखा भी आप बनाओगे और देखोगे हल क्या है। चलिए मैं क्या करता हूं, अगला प्रश्न करता हूं। इसके बाद आपको ग्राफ बनाना भी समझ में आ गया, दोनों का ग्राफ बनाना है, दोनों में जो कॉमन बिंदु मिलेगा यानी कि जो जहां पर प्रतिच्छेदित होगा तो वहां पर उसका हल मिल जाएगा। और ध्यान रखना, अगर दोनों रेखा एक दूसरे के ऊपर ही हो, अगर दोनों रेखा एक दूसरे के ऊपर हो तो अनंत हल होंगे, ये भी आपने देख लिया। दोनों रेखाएं अगर एक दूसरे के ऊपर हो तो अनंत हल होगा, ये भी आपने देख लिया। कैसे, देखिए अगर एक रेखा ये है और दूसरी इसी के ऊपर है, तो इसके अनंत हल होंगे क्योंकि सारे बिंदु कॉमन है। लेकिन कई बार होता है, मान लीजिए आपकी रेखा कुछ ऐसी है, एक रेखा ये है और दूसरी ऐसी है और ये कहीं मिल ही नहीं रहा, यानी कि कोई ऐसा बिंदु है नहीं जो दोनों को सेटिस्फाई करे। यानी कि कुछ भी आप इस पे कोई भी हल इसका लेते हैं, वो जब इसमें रखते हैं तो नहीं आता। मान लीजिए आपने x का मान यहाँ ये रखा, ये मान लीजिए 2 है और यहाँ रखा आपने ये 4 है, तो जब इस समीकरण में आप 2 रख रहे हैं ना x का मान, तो y देखिए कुछ और आ रहा है। कभी एक कॉमन बिंदु नहीं मिलेगा, कोई एक्स वाई का मान ऐसा नहीं मिलेगा जो दोनों में काम करे। इसमें देखिए एक्स का मान अगर ये रखते हैं तो वाई का मान ये आ रहा है, और इसी एक्स के मान पे इस वाले में वाई का मान कुछ और आ रहा है। देखो ये दो वाई के अलग अलग मान हो रहे हैं दोनों के। तो इस केस में क्या कहेंगे आप कि इसका कोई हल नहीं है, यानी कि कोई ऐसा एक्स वाई नहीं है जो दोनों को सेटिस्फाई करे। कोई एक ऐसा एक्स का मान और वाई का मान नहीं है जो दोनों को क्या करे, संतुष्ट करे। तो इस केस में आप कहेंगे कोई हल नहीं है। तो चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। यहां पर क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। देखिए एक क्रिकेट कोच था जिसने क्या किया, 3900 रुपए में खरीदा 3 बल्ले 6 गेंदे। तो 3 बल्ले और 6 गेंदों की कीमत हमें निकालनी है, जोड़नी है, और वो 3900 के बराबर आएगी। तो 3 बल्ले की कीमत कैसे आएगी, पहले एक बल्ले की कीमत हमें पता हो तो 3 बल्ले की आ जाएगी। तो एक बल्ले की कीमत हम मान लेंगे, एक बल्ले की कीमत बराबर x और एक, ये भी एक, ठीक है, एक गेंद की कीमत बराबर y, ठीक है। तो यहां पर आप देखेंगे 3 बल्ले 6 गेंदे, 3 बल्ले यानी कि 3x, ये बल्लों की कीमत आ गई, और गेंद की कीमत y है, तो 6 गेंद लेनी है तो 6y बराबर 3900। और आप दूसरी तरफ देखेंगे, बाद में उसने एक और बल्ला और उसी प्रकार की 3 गेंदें खरीदी, एक और बल्ला यानी कि x और उसी प्रकार की 3 और गेंदें यानी कि 3y, और ये उसे मिली 1300 रुपए में, ठीक है। तो इसको क्या करना है, इस स्थिति को बीजगणितीय और ज्यामितीय रूप में जब व्यक्त करेंगे, बीजगणितीय में तो हमने कर ही लिया है, जब इसका ग्राफ बनाएंगे तो कैसा बनेगा, ये आपको देखना है, ठीक है। तो इसका ग्राफ बनाते समय आपको फिर से क्या करना है, यहां पर देखो समीकरण कोई भी एक ले लो पहले जिसका बनाना है आपको ग्राफ। मान लीजिए समीकरण 1 लिया मैंने, इसमें क्या करेंगे, x का अलग अलग मान रखेंगे और y का अलग अलग मान निकालेंगे, वही काम जो आपने 9th में किया था, और एक टेबल बनाएंगे और उस टेबल से आप इसका क्या कर लेंगे, ग्राफ बना लेंगे, ठीक है। बिल्कुल वैसे ही इस टेबल में यहाँ पर x, यहाँ पर y, आपने मान लीजिए x का मान यहाँ y के रूप में निकाला, y का मान अलग अलग हमने रखा, x का अलग अलग मान आया, और उन सभी जोड़ों को यहाँ पर रखकर आप क्या करेंगे, उसका ग्राफ बना लेंगे। तो ग्राफ बनाने में मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होगी आपको, इसके अलावा वो मामूली सा है, तो उस काम को आपको खुद करना है। और यहाँ पर बात करें इस समीकरण में वही काम करेंगे बिल्कुल,
x को y के रूप में निकाल लो या y को x के रूप में निकाल लो। अगर x को y के रूप में निकालते हो तो y का अलग अलग मान रखोगे, x का अलग अलग मान आएगा, और इन सभी के लिए एक ऐसी सारणी बनाकर उस सारणी का रिप्रेजेंटेशन आपको, यानी कि उसका प्रस्तुतिकरण क्या करना है, ग्राफ पे करना है। ग्राफ पे करने के बाद आप देखेंगे ये दोनों ग्राफ एक दूसरे को जहां पर काटेंगे वही इसका हल होगा। ठीक है, ये दोनों ग्राफ एक दूसरे को जहां पर काटेंगे वही इसका हल होगा। बिल्कुल सही है समीकरण, बिल्कुल मनोज कुमार चौरसिया का जो समीकरण बना वो बिल्कुल सही बना है। ठीक है, तो ये ग्राफ का काम आपको करना है, ग्राफ की प्रैक्टिस आपको करनी है ग्राफ पेपर पर, क्योंकि इस बोर्ड पर मुझे नहीं लगता अभी प्रॉपर तरीके से मैं ग्राफ बना पाऊंगा, लेकिन हाँ आगे मैं किसी दिन ग्राफ आपको जब बताऊंगा बना के, तो मैं प्रॉपर यहाँ ग्राफ लेकर ही बताऊंगा कैसे ग्राफ बनाते हैं, क्योंकि ग्राफ बनाने के लिए एक और चैप्टर हमें पढ़ना है। ठीक है, वो चैप्टर पता ना आपको, निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति में भी हम ग्राफ बनाना सीखेंगे, वहां पर ग्राफ का प्रॉपर यूज मैं ग्राफ पेपर पे ही करवा के दिखाऊंगा आपको। और ये बेसिक चीजें थी, इसलिए मुझे जरूरत नहीं है इसमें, क्योंकि टाइम खराब होगा आपका भी। यहाँ पर 2 kg सेब और 1 kg अंगूर, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से समझना, क्वेश्चन कोई थोड़ा सा अलग है, और मुझे बताना इसका हल है या नहीं है। देखिए ग्राफ बनाए बिना आपको बताना है इसका हल है या नहीं है, अभी नहीं, थोड़ा सा रुकिए, सिचुएशन को समझ के प्रैक्टिकली बताइएगा, किसी रूल से नहीं बताना मुझे। ठीक है, 2 kg 1 kg, 2 kg सेब है, तो एक काम करता हूं मैं, 1 kg सेब को x मान लेता हूं और 1 kg अंगूर को x मान लेता हूं। कीमत मतलब 1 kg सेब की कीमत को x और 1 kg अंगूर की कीमत को y, तो 2 kg सेब कितने का हो जाएगा, 2x का, और 1 kg अंगूर की कीमत कितने की हो जाएगी, मैंने एक को दोनों को x लिख लिया, इसको y लिख लो, y, और दोनों मिला के 160 रुपए का है। उसके बाद क्या लिखा है कि 4 kg सेब और 2 kg, 4 kg सेब, यानी कि सेब 4 गुना हो जाए, सेब मतलब 4 से गुणा करेंगे सेब की कीमत को, और 2 kg अंगूर कितने का, 300 का है। आप इसको देख के ही बता सकते हो कि ये पॉसिबल है या नहीं है। जल्दी से मुझे बताइए ये पॉसिबल है या नहीं है। अगर आप ना समझ पाए तो मैं बताता हूं, जल्दी से मुझे बताइए। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, कंपटीशन के स्टूडेंट अगर यहाँ पर हैं जो गवर्नमेंट जॉब के लिए एग्जाम देना चाहते हैं, उनके लिए समझना बहुत जरूरी है कि वो देखते ही समझ जाए समीकरण को। सिचुएशन बताइए ये पॉसिबल है या नहीं है, सिचुएशन बताइए ये पॉसिबल है या नहीं है। हाँ, एक बार मैं बता चुका हूं ग्राफ बनाते समय। जल्दी से मुझे बताइए ये सिचुएशन पॉसिबल है या नहीं है। मैं आपके कमेंट का इंतजार कर रहा हूं, टकटकी लगाकर आपके कमेंट की ओर ही देख रहा हूं कि जल्दी से मुझे बताओ ये सिचुएशन पॉसिबल है या नहीं है। इंद्रजीत मौर्य कहते हैं हाँ पॉसिबल है, संभव नहीं है। पीयूष वर्मा, किसी के पास रीजन है इसका? देखो मैं बताता हूँ रीजन, मैं आपको बताता हूँ रीजन क्या है। क्या हो रहा है कि चलो आपकी लाइफ का एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेता हूँ। मान लो कीमत से हमें मतलब ही नहीं है, मान लो आप क्या करते हो, एक पार्ले जी का पैकेट लाते हो बिस्किट का, ठीक है, एक पार्ले जी का पैकेट लाते हो, समझ रहे हो या नहीं समझ रहे ठीक है, एक पार्ले जी का पैकेट और एक दूध का पैकेट लेकर आते हो, एक पार्ले जी का पैकेट एक दूध का पैकेट लेकर आते हो, और दोनों आपको मिलता है 50 रुपए में। अब पता नहीं कैसे महंगा है, लेकिन देखो दोनों 50 रुपए मिलता है। अब कितने, हमें मतलब नहीं कीमत से, यहाँ पर कीमत की बात नहीं करेगा कोई भी। अगर मैं आपसे कहूं, सुनो मेरी बात, एक पार्ले जी का पैकेट, ध्यान से सुनना, और एक दूध का पैकेट आप लाते हो 50 रुपए में, मैं आपसे कहता हूं 2 पार्ले जी का पैकेट और 2 दूध का पैकेट लेकर आओ, आप कितने में लाओगे? मुझे नहीं पता पार्ले जी कितने का, दूध कितने का, लेकिन आप कम से कम 2 पार्ले जी और 2 दूध का पैकेट आप बता सकते हो कितने का होगा? ये तो बता सकते हो या नहीं बता सकते? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। मैं इसके लिए जरूर रुकूंगा, ठीक है, मानता हूं थोड़ा सा देर में रिप्लाई आएगा, क्योंकि वीडियो में थोड़ी सी डिले होती है 5-10 सेकंड की, लेकिन फिर भी मैं इंतजार करूंगा, क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है। जल्दी से बताओ मुझे। अरे कितना ज्योति, मैंने कहा ना कितने का भी मिलता हो मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। मैंने कहा एक पार्ले जी का पैकेट है, ठीक है, और एक दूध का पैकेट है, और ये आपको 50 रुपए में मिला, तो मैं कह रहा हूं 2 पार्ले जी और 2 दूध का पैकेट लाना, दोनों सामान को डबल कर देना है, तो कितने का मिलेगा? मेरा क्वेश्चन ये है, सिर्फ वो बताओ। आकांक्षा यादव बताओ, पीयूष वर्मा बताओ, ज्योति जल्दी बताओ। पीयूष वर्मा ने आंसर दिया 100, पीयूष वर्मा ने आंसर दिया 100, अंशुल शक्य ने आंसर दिया 100,
और मुझे लगता है शिवम यादव ने भी आंसर दिया 100, थोड़ा सा देर से आंसर आया लेकिन आंसर्स आ गए हैं और बिल्कुल सही आंसर आए। तो बड़ा आसान होता है ये बताना। कैसे पता लगा मैं आपको बताता हूं, क्योंकि ये भी डबल हुआ। अरे ये तो मिट गया चलो कोई बात नहीं, क्योंकि ये भी डबल हुआ, ये भी डबल हुआ, तो कीमत क्यों डबल नहीं होनी चाहिए? कीमत क्यों डबल नहीं होना चाहिए? होनी चाहिए ना। और अगर कीमत डबल नहीं हुई, अगर मैं आपसे कहूं कि ये बताओ ये 110 का आया, तो बताओ इसका मतलब कुछ कीमत में फर्क पड़ा होगा तभी तो। यानी कि जो पहले कीमत थी अब वो कीमत नहीं है, यानी कि एक्स वाई का कोई ऐसा मान, इसकी कीमत और इसकी कीमत का कुछ ऐसा नहीं मिलेगा, इन दोनों कीमत कोई ऐसी फिक्स नहीं मिलेगी जिसके लिए ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए। क्योंकि ये 100 का होना चाहिए, हम जानते हैं ये 110 का होगा, इसका मतलब जरूर अगर यहाँ पार्ले जी 10 का है तो यहाँ पार्ले जी 12 का हो गया होगा, या तो यहाँ दूध का पैकेट 50 का, मतलब जो भी है मान लो 40 का है तो यहाँ जरूर 42 या 45 कुछ हो गया होगा, कुछ ना कुछ फर्क पड़ा होगा जिसकी वजह से 110 ले रहा है। समझ रहे हो? यानी कि आपको कोई भी ऐसी कीमत नहीं मिलेगी इन दोनों की जो दोनों को सेटिस्फाई करे, क्योंकि यहाँ कोई भी कीमत ले लो, आप कोई भी कीमत ले लो, अगर 50 रुपए की पड़ रही है तो 100 की जरूर पड़ेगी। आप कोई भी कीमत ट्राई करके देखो ना। मान लो ये पार्ले जी पैकेट 20 रुपए का और ये 30 रुपए का, तो 20 30 50, तो ये 20 का है तो यहाँ 40, यहाँ 30 है 60, 40 60 100। आप और भी कीमत लेकर देख लो, जब दोनों समान डबल करे तो कीमत डबल होनी चाहिए, तभी उसका हल मिलेगा। समझ रहे हो? तभी उसका हल मिलेगा। तो देखते पता चल रहा है अगर ये दोनों एक ही अनुपात में, देखो अगर ये एक ही अनुपात में होने का मतलब देखो ये डबल किया है मैंने, इसको भी डबल किया है, एक ही अनुपात में बढ़ाया है, तो पैसे भी एक ही अनुपात में बढ़ने चाहिए, नहीं तो इसका कोई हल नहीं होगा, इसका कोई भी हल नहीं होगा। तो कोई हल ना होने वाली सिचुएशन तो वैसे ही क्लियर हो जाती है। और यहां से हमें एक फार्मूला मिल जाता है कि अगर A1 बट्टे A2 बराबर है B1 बट्टे B2 के, तो ध्यान रखना C1 बट्टे C2 भी बराबर होना चाहिए, तभी हल होगा, तभी हल होगा, नहीं तो हल नहीं होगा। यानी कि अगर सिचुएशन ऐसी हो A1 बट्टे A2 बराबर B1 बट्टे B2 और C1 बट्टे C2 अगर बराबर नहीं है, ध्यान से सुनना, अगर C1 बट्टे C2 बराबर नहीं है तो इसका कोई हल नहीं होगा। इस केस में इसका कोई हल नहीं होगा, यानी कि रेखाएं समांतर होगी। और इस केस में इसके हल होंगे, लेकिन हमें नहीं पता अभी इसका हल क्या होगा, क्योंकि इसके मुझे लगता है यहाँ पे अनंत हल हो जाएंगे। अगर यहाँ मैं 100 लिख दूं ना, यहाँ मैं अगर 100 लिख दूं जो आपने बताया, तब तो इसका हल होगा, लेकिन अनंत हल होंगे क्योंकि ये दोनों एक ही समीकरण है। कैसे? आप जानते हो, अगर मैं इसको एक्स वाई लिख दूं, इसको एक्स वाई बराबर 50 और यहाँ 2x और 2y बराबर 100 लिख दूं मैं, तो ध्यान रखना दो यहाँ कॉमन लेके, यहाँ दो कॉमन लेके उधर कट के फिर से वही आ जाएगा, x प्लस वाई बराबर 50। तो एक ही समीकरण तो हुआ दोनों, और जब एक ही हुआ इसका मतलब इसके अनेक हल होंगे नहीं होंगे, क्योंकि एक ही समीकरण जब होता है, दो चर वाला जब एक ही समीकरण, तो आप जानते हैं अनेक हल होते हैं। थोड़ी देर पहले ही मैं बता रहा था आपसे, जब दो चर वाले एक ही समीकरण हो तो क्या होता है, अनेक हल होते हैं। थोड़ी देर पहले मैं आपसे बता रहा था, इसलिए इस सिचुएशन में अनेक हल हो जाएंगे। अगर यहाँ पर x प्लस वाई बराबर 50 है और आपका 2x प्लस 2y बराबर 100 है, जो कि आपने बताया, ये समीकरण आसानी से समझ में आ रहा होगा इस, क्योंकि आप ही के एग्जाम्पल से बनाया मैंने। तो आप जानते हैं इसके अनेक हल होंगे, क्यों? क्योंकि एक ही समीकरण है, यहाँ पर आप दो कॉमन लेंगे और दो उधर जाके कट जाएगा, 50 हो जाएगा। बताइए बात समझ में आई नहीं आई? बताइए जल्दी से मुझे, बात समझ में आई या नहीं आई? और बताइए कॉन्सेप्ट वाइज आपको इन चीजों का पता चला नहीं चला? ये सिर्फ रटने की चीज तो नहीं है ना? मुझे ये भी बताइए कि ये सिर्फ रटने की चीज तो नहीं रह गई? कॉन्सेप्ट वाइज आप बता सकते हैं इन दोनों की कंडीशन? जल्दी बताइए, मैं अभी भी इंतजार कर रहा हूं आपके क्वेश्चन, आपके आंसर का। और किसी को किसी तरह का डाउट हो तो वो भी बताइए, इसमें और इसमें। ये भी मेरा समझाने का मतलब था, अगर इसमें कोई डाउट हो किसी को तो बताइए मुझे। तो ये अक्सर क्या होता है, आप याद रखते हैं, याद करते हैं इनको, और आपके सामने ये चीजें क्या होती है, ठीक है, आपके सामने इस एग्जांपल से ये चीजें क्या होती है। यहां पर आप देखेंगे इसका कोई हल नहीं है, पता है आपने कहा ना ये स्थिति संभव है, ये संभव नहीं है, इसमें कोई हल नहीं होगा, इसका कोई भी हल संभव नहीं होगा। क्योंकि हो क्या रहा है, हो क्या रहा है, जरा ध्यान से देखिए, हो क्या रहा है। ये 2x प्लस यानी कि 2 किलो सेब लिया हमने और 1 किलो अंगूर लिया, 160 का पड़ा। दूसरा बंदा जाता है, वो क्या करता है, दोनों चीज डबल खरीदता है। देखो दूसरा बंदा जाता है, वो दोनों चीज डबल खरीदता है,
सेब भी 2 किलो खरीद 4 किलो खरीद रहा है, प्रैक्टिकली अगर आप लाइफ में सोचो अगर ऐसा होता है, और अंगूर भी वो डबल खरीद रहे हैं, 2 किलो खरीद रहा है, तो उसे 320 देना चाहिए, लेकिन वो 300 दे के आ रहा है। इसका मतलब ये बंदा कहेगा यार तुमने कहां से ले लिया, मैं तो ठग गया इस हिसाब से, ये तो मुझे 320 का पड़ता अगर मैं डबल लेता। फिर इसने कहा कि अरे मैंने ज्यादा लिया ना तो मुझे डिस्काउंट मिल गया थोड़ा सा। उसने कहा अच्छा, यानी कि दोनों को अलग अलग रेट मिला, यानी कि इसका एक्स कुछ और है, इसका एक्स कुछ और है, इसका वाई कुछ और है, इसका जो कीमत थी इसका वाई कुछ और है। इसका मतलब इसका कोई भी हल नहीं होगा। बात समझ में आ गई? यानी कि कोई भी ऐसा एक्स और वाई का मान नहीं मिलेगा जो दोनों को सेटिस्फाई कर दे। यानी कि जब इसकी आप रेखा बनाएंगे ना, ग्राफिकली जब आप दिखाएंगे तो क्या बनेगी, वो एक समांतर रेखा बनेगी। क्या बनेगी? वो एक समांतर रेखा बनेगी। बात समझ में आई भाई? योगेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं ट्रिक बताइए याद करने की। मुझे लगता है लेट आए हैं। अच्छा बाकी बच्चे बताइए, क्या ये ट्रिक नहीं है याद करने की जो मैंने आपको बताया अभी? जिस तरीके से मैंने आपको बताया, क्या ये ट्रिक नहीं है कि अगर एक ही अनुपात में दोनों तीनों है ए बी सी, ये देखो ना, ये डबल तो वो भी डबल होनी चाहिए, तो ये एक ही समीकरण होगा। लेकिन कंडीशन तो ये भी है ना कि एक अगर सब एक ही अनुपात में बढ़ रहे हैं तो ये समीकरण ही एक ही है, तो अनंत हल होंगे, जो कि पहले ही बता दिया मैंने। दूसरी बात, अगर ये डबल होने से, ये दोनों डबल होने से वो डबल नहीं हो रहा, मान लो 110 हो जाता, तो ये सिचुएशन तो पॉसिबल ही नहीं, इसमें तो हल होना ही नहीं चाहिए कोई। वैसी ट्रिक मिल गई, यानी कि दोनों बराबर, तीसरी बराबर हुई तो अनंत हल, और नहीं हुई तो कोई हल नहीं। और अगर यही दोनों बराबर ना हो तो इसके बारे में तो हम पहले देख ही चुके हैं, जब ये दोनों समानुपात में बढ़ ही नहीं रहे तो कोई ना कोई हल तो आपको मिल ही जाएगा। अगर मान लो ये दोनों समानुपात में बढ़ते ही नहीं तो हमें कोई ना कोई हल जरूर मिल जाता। तो ये ट्रिक नहीं है भाई, ये ट्रिक नहीं है। जल्दी से मुझे बताओ, बाकी बच्चे जो पहले से पढ़ रहे हैं, जो अभी शुरू से देख रहे हैं इस वीडियो को, जल्दी से मुझे बताइए क्या ये ट्रिक नहीं है? इससे बड़ी ट्रिक क्या होती है भाई? इससे बड़ी ट्रिक क्या होती है जो आपके दिमाग में, आपके अंदर ही भर जाए चीजें, भूलो ही ना। संस्कारी बॉय वीडियो शुरू से देख लेना, आपको मिल जाएगी ट्रिक। अगर आपको भी चाहिए तो दोबारा बताने की इसमें कुछ भी नहीं है। आप अभी आए हो मेरे ख्याल से, क्योंकि आपका नाम मैंने पहले नहीं देखा। तो संस्कार यही कहते हैं कि आप इस वीडियो को शुरू से देखिए, फिर भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स आपके पास अवेलेबल रहेगा, किसी और का नुकसान ना हो, इसलिए मैं ऐसा बोल रहा हूँ। ठीक है, इससे बढ़िया कोई ट्रिक नहीं मिलेगी आपको कि आपके जहन में ही, मतलब आपके अंदर ही वो चीज भर जाए। आपको तो पूरा सिस्टम पता है अब कैसे काम कर रहा है। आपने खुद बताया मुझे, पार्ले जी का और दूध का पैकेट डबल किया तो पैसे डबल होने चाहिए, लेकिन ऐसे केस में समीकरण तो एक ही बनेगा, जो कि हम समीकरण का रूल जानते हैं, तो इसका अनंत हल होंगे। सीधी सी बात है, क्योंकि एक समीकरण का अनंत हल होता है अगर एक ही समीकरण दिया 2 चर वाला। इसके साथ साथ अगर ये दोनों डबल हो रहे हैं, ये डबल नहीं हो रहा, इसका मतलब कुछ गड़बड़ है, प्राइस ही अलग है, तो इसका कोई हल मिलेगा ही नहीं, सीधी सी बात है। और अगर यही दोनों बराबर सेम अनुपात में, यानी कि एक ही अनुपात में नहीं बढ़ रहे, तब तो हल मिल जाएगा हर हालत में। हो गई ट्रिक? ठीक है, हो गई ट्रिक। कोई दिक्कत? योगेंद्र कुशवाहा नहीं आएगा समझ में, मैं भी आपको श्योर कर रहा हूं, 100% आपको नहीं समझ में आएगा। इसका रीजन पता क्या है? वीडियो आपने शुरू से नहीं देखी, तो एक बार शुरू से देखना योगेंद्र यादव, फिर बताना, सही फीडबैक दो। देखो इस तरह नहीं करते, हमेशा किसी भी टीचर को सही फीडबैक देते हैं। ऑफलाइन बच्चे पढ़ते तो आप जानते हो, शुरू से बच्चे रहते हैं तभी समझ में आता है। ऑनलाइन कह बातें आसान होती है। एनसीईआरटी पढ़ा रहा हूं मैं, एनसीईआरटी, आकांक्षा यादव, एनसीईआरटी। एनसीईआरटी में सब कुछ होता है, पता है। प्रैक्टिस के लिए आप कोई भी बुक लो, लेकिन एनसीईआरटी में आपको सब कुछ मिल जाता है। यहाँ पर इसका कोई हल नहीं होगा। आप ग्राफ बनाएंगे, समांतर ग्राफ बनेगा, इसका ग्राफ आप बना सकते हैं। समझाने का जो काम था वो मैंने यहाँ समझा दिया है। ठीक है, इस सिचुएशन को मैंने इसलिए लिया था ताकि मैं आपको ये चीज समझा पाऊँ। आगे देखते हैं, एक और सिचुएशन देखते हैं। ये रहा, ग्राफ द्वारा जांच कीजिए कि समीकरण ये जो है संगत है या असंगत। मैं आपको बताया संगत तब होगा जब इसका हल होगा, और असंगत तब होगा जब इसका कोई हल नहीं होगा। तो जल्दी से मुझे बताइए संगत है असंगत? मुझे लगता है आप देख के बता सकते हैं ये संगत है असंगत। जल्दी से मुझे बताइए ये संगत है या असंगत है? योगेंद्र कुशवाहा आप आज आए हो इतने दिनों बाद, मैं जरूर आपकी बात मानूंगा आर एस अग्रवाल से, जिस दिन आप आओगे उस दिन ठीक है, कोई दिक्कत? ये मुझे लगता है मैं कमेंट नहीं देख पाऊंगा, ये हुआ क्या लेकिन। और मुझे लगता है अभी 1 मिनट, अच्छा हाँ देख पा रहा हूँ, ठीक है ठीक है, देख रहा हूँ। मेरी बात का जवाब में डीएन पाल ने क्या पूछा था भाई? डीएन पाल एक बार दोबारा पूछ सकते हो? मैं एक बार देख लेता हूँ डीएन पाल ने क्या पूछ लिया भाई। सर एक बार फिर से बता दीजिए प्लीज भाई। डीएन पाल देखो वीडियो में मैंने फिर से क्या 25 बार 30 बार, जितनी बार भी आप जानना चाहते हो मैं बताऊं, उतनी बार वीडियो देख लेना। आप थोड़ा भरोसा किया करो टीचर, अगर टीचर कुछ कह रहा है तो उसकी बात भी माननी चाहिए। ये संगत है क्योंकि इसका हल होगा, ये संगत है क्योंकि इसका हल होगा। क्यों होगा? क्योंकि आप साफ देख रहे हो ये एक ही अनुपात में दोनों नहीं बढ़ रहे। x यहाँ पर x है, यहाँ पर 2x, यानी कि ये तो डबल हो रहा है, ठीक है, लेकिन आप देखेंगे 3y है, ये -3y है, -1 गुना हो रहा है, -1 गुना, और ये डबल हो रहा है।
ठीक है। ये -1 गुना हो रहा तो सीधे सीधे अनुपात बराबर नहीं है, तो अनुपात बराबर नहीं है तो इसका हल तो आपको मिल ही जाएगा, क्योंकि आप किसी भी x या y का विलोपन कर सकते हो, गायब कर सकते हो। इसमें x या y गायब करना चाहो कर सकते हो, कैसे? इसको 2 से गुणा करो दोनों तरफ, यहाँ 2x यहाँ 2x, एक में से दूसरा घटाओगे 2x कट जाएगा, 3y नहीं कटेगा। लेकिन अगर ये बराबर होता तो क्या होता? जैसे x + y = 50, अभी आपके सामने एक समीकरण था, x + y = 50 और 2x + 2y = 100, ये आपके सामने था, ठीक है। इसमें आप क्या करोगे? जैसे ही इसको 2 से गुणा करोगे, ये भी 2x + 2y = 100 हो जाएगा, और इसमें से जब इसको घटाओगे तो एक्स वाई दोनों गायब हो जाएगा। आप किसका हल निकालोगे फिर? क्या निकालोगे? एक्स, ना एक्स निकलेगा ना वाई निकलेगा, बात समझ गए? लेकिन इसमें निकल जाएगा, तो इसका हम कहेंगे हल मिल जाएगा, कुछ ना कुछ एक्स का मान कुछ ना कुछ अपने आप मिल जाएगा। चलिए बात समझ में आ गई होगी। तो इसका भी क्या करेंगे आप? ग्राफ से हल करेंगे, ग्राफ बनाएंगे और हल कर देंगे। मैं उससे जुड़ी हुई बातें बता रहा हूँ क्योंकि ग्राफ बनाना आपको पहले से आता है, ठीक है। किसी को नहीं आता तो 9th क्लास में एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें ग्राफ बनाना सिखाऊंगा, तो आप 9th क्लास से ये चीजें कर लेना, एक ही चीज 2 बार बताने की कोई जरूरत नहीं होती। अगर 9th के टॉपिक में इशू है तो 9th की वीडियो आप देख लेना, ठीक है। इसको भी ग्राफ द्वारा हल करना है, और अद्वितीय हल है, अपरिमित रूप से अनेक हल है, ये बताना आपको। तो ये आ गया 5/3, आप देखोगे ये 5 है, ये 3 है, इसका जो अनुपात है 5:3 का है। तो इसका अनुपात क्या बैठ रहा है देख लेते हैं, -8 और -24/5, 24। तो एक काम करेंगे, इसको क्या करोगे, -8 और ये जो बट्टे में ये पलट के गुणा कर देते हो, 5/24, और ये भी माइनस का है, तो माइनस तो माइनस कट गया, और 8 × 24, ये 5/3 आ गया, यानी कि अनुपात बराबर है। अनुपात, इन दोनों का अनुपात बराबर है, इसका मतलब इसका हल कब होगा? जब इसका भी अनुपात बराबर होगा। और अगर ध्यान रखना, इसका अनुपात अगर बराबर नहीं हुआ तो इसका कोई हल नहीं होगा, याद है ना आपको? इसका अनुपात अगर बराबर नहीं हुआ तो इसका कोई हल नहीं होगा, और इसका भी बराबर हो तो इसके अनंत हल होंगे। तो देख लेते हैं, 1/3/5, तो ये हो गया 5/3, इसका भी बराबर है, यानी कि इसके अनंत हल हैं, अनेक हल हैं इसके। और अनेक हल का मतलब जो रेखाएं हैं जब बनाओगे तो वो क्या होंगी? संपाती, यानी कि एक दूसरे के ऊपर आएंगी, और ये संगत होगा। योगेंद्र कुशवाहा संगत होगा, योगेंद्र कुशवाहा संगत होगा। हालचाल लोगों के पूछोगे यहाँ पर तो यही होगा ना, आपसे गलतियां होंगी। हल है ही नहीं। अगर योगेंद्र कुशवाहा हल होता ही नहीं तो संगत कैसे हो जाता? आपका कॉन्सेप्ट वीक है मुझे लगता है, इसलिए चीजों को पूरा देखा करो। मुझे लगता है अधूरा ही पढ़ते हो हमेशा, आदत डालो पूरा पढ़ने की, ठीक है। योगेंद्र यादव आपकी लाइफ के लिए एक अच्छी एडवाइस है, और कोशिश करना कि फॉलो करना इसे, चीजों को जब भी पढ़ो पूरा पढ़ो, ठीक है। अधूरा ज्ञान नुकसान देता है। बात समझ में आ गई होगी। इसके अनंत हल हैं, हल होने पे ही कंसिस्टेंट होता है। ये सबसे पहली लाइन थी मेरी वीडियो में, पहली लाइन मतलब शुरू में बताया था। इसके अलावा देख लेते हैं और क्या है हमारे पास। एक और है चंपा। चलिए ये आपका होमवर्क है, ठीक है, टाइम भी खत्म हो चुका है। ये आपके होमवर्क के लिए दे रहा हूं क्वेश्चन, ये आप करके रखिए, अगली क्लास में इसको डिस्कस करेंगे। अगर आपसे हो जाता तो भी ठीक है, नहीं होता तो दूसरी विधि जो मैं सिखाऊंगा उस विधि से इसको हल करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो आप सभी के लिए होमवर्क है ये, सभी बच्चे होमवर्क नोट कर लीजिए, और अगली क्लास में इस क्वेश्चन से ही शुरुआत करेंगे, ठीक है। ओके अंशु शक्य, ओके चलिए सभी को बाय, फिर मिलते हैं अगली क्लास में, ठीक है। अगली क्लास आपकी कब होगी? सोमवार को। चलिए सभी को बाय।